नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ स्टडी बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है भारत का समुद्री क्षेत्र के बारे में। दोस्तों आज की हमारी क्लास है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यानी आज का हमारा टॉपिक हो जाता है भारत का समुद्री क्षेत्र, और यहाँ पे हम हेडिंग डाल लेते हैं भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत का समुद्री क्षेत्र, भारत का समुद्री क्षेत्र, ये आज का हमारा टॉपिक हो जाता है। अब दोस्तों हम इसको सबसे पहले समझेंगे, तो यहाँ पर हम एक मैप बना लेते हैं। ये हमने मैप बना लिया। और ये जो भारत की टेढ़ी मेढ़ी रेखा है, इसके ये है दोस्तों आधार रेखा। ये कौन सी है? यदि बात करते हैं तो दोस्तों ये है आधार रेखा। ये कौन सी है? ये है दोस्तों आधार रेखा। और इसके बीच में ये जल भरा हुआ है। ये क्या है दोस्तों? जल भरा हुआ है इसके बीच में। ये इसके बीच में जल भरा हुआ। अभी दोस्तों इसको समझेंगे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अभी आपको बिल्कुल ये समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अभी इसको अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो ये है दोस्तों, ये है यहाँ पे इसकी बात करते हैं तो ये कौन सी है? ये है आधार रेखा। कौन सी है? आधार रेखा। कौन सी दोस्तों? ये है आधार रेखा। और यदि हम बात करते हैं समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र संघ सम्मेलन 1982, लिखेंगे इसको भी, समुद्र के कानून पर, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982, सम्मेलन 1982। तो दोस्तों अब यदि हम बात करते हैं भारत का समुद्री क्षेत्र, भारत के समुद्री क्षेत्र की यदि बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पर एक कानून बनाया गया था, समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982। तो इसके तहत कहा गया था जो भी देश अपनी सीमा समुद्र के साथ लगाते हैं तो उनको समुद्र पर अधिकार के विशेष कानून दिए गए थे। तो इसी प्रकार भारत भी समुद्र के साथ अपनी सीमा लगाता है। तो भारत को कितना एरिया दिया गया और भारत का समुद्र पर कितने क्षेत्र पर पूर्ण अधिकार है, तो इन सभी के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। तो दोस्तों अब बात आती है आधार रेखा। यानी हमारे जो तटीय सीमा है ये कैसी है? टेढ़ी मेढ़ी है। तो इसी को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? तो आधार रेखा कहा जाता है। यानी आधार रेखा टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। याद रखें दोस्तों, यानी हमारे भारत का ये जो तट है ये टेढ़ा मेढ़ा। याद रखें दोस्तों, ये आपको टेढ़ा मेढ़ा, ये आपको दिख रहा होगा कैसा टेढ़ा मेढ़ा है, और ये कैसा? टेढ़ा मेढ़ा। इसी को सीधा करने के लिए आधार रेखा खींची गई है। याद रखें दोस्तों, आधार रेखा सीधी खींची गई इसको बिल्कुल सही करने के लिए। और ये जो बीच में जल भरा हुआ है इसको आंतरिक जल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको आंतरिक जल कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इसको आंतरिक जल कहा जाता है। आंतरिक जल क्या होता है? स्थलीय भाग, यानी स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को क्या कहा जाता है? आंतरिक जल कहा जाता है। तो दोस्तों यदि बात करते हैं इसकी, तो ये है दोस्तों स्थलीय। ये कौन सी है? ये है स्थलीय। ये स्थलीय भाग हो जाता है। और यदि इसकी बात की जाए तो ये कौन सी है दोस्तों? ये है आधार रेखा। इन दोनों के जो बीच में जल भरा हुआ है इसको कहा जाता है दोस्तों सागरीय जल या आंतरिक जल कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? आंतरिक जल या सागरीय जल इसको कहा जाता है। अब दोस्तों एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर होता है। और एक फैदम कितना होता है? 6 फीट के बराबर होता है एक फैदम। अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे, समुद्र की गहराई को कि हम फैदम में मापते हैं। यानी दोस्तों जो समुद्र की गहराई है इसको किस में मापा जाता है? तो फैदम में मापा जाता है। और एक फैदम 6 फीट के बराबर होता है। अब दोस्तों भारत को कितने समुद्र पर अधिकार मिले हुए हैं, तो इन सभी को हम जानेंगे। यहाँ पे एक मैप और बना लेते हैं। तो पहले इनको हम लिख लेते हैं, जो ये टॉपिक अभी मैंने आपको बताए हैं। यानी बात करते हैं आधार रेखा से, आधार रेखा के बारे में जानेंगे।
आधार रेखा। आधार रेखा क्या है? टेढ़े मेढ़े तत्व को मिलाने वाली सीधी रेखा है। क्या है दोस्तों? टेढ़े मेढ़े तट को मिलाने वाली सीधी रेखा। याद रखें दोस्तों, जो ये भारत की स्थलीय भाग है ये टेढ़ा मेढ़ा है, तो इसी को मिलाने वाली जो सीधी रेखा है उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को जो है आधार रेखा जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आधार रेखा जो है कहा जाता है। अब दोस्तों आंतरिक जल की बात आती है। आंतरिक जल। आंतरिक जल क्या है? तो आंतरिक जल की यदि बात करते हैं तो दोस्तों आंतरिक जल क्या है? स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य सागरीय जल को आंतरिक जल जो है कहा जाता है। स्थलीय भाग एवं आधार स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थित सागरीय जल को दोस्तों स्थलीय भाग एवं आधार रेखा के मध्य स्थलीय सागर को क्या कहते हैं? सागरीय जल को जो है क्या कहा जाता है? आंतरिक जल जो है कहा जाता है। ये अभी मैंने आपको बताया दोस्तों, ये है स्थलीय भाग और ये है आधार रेखा, ये वाली आधार रेखा। इनके बीच में जो ये वाला जल भरा हुआ है इसी को क्या आंतरिक जल जो है कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसी को आंतरिक जल जो है कहा जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लिखेंगे 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? तो लिखेंगे 1 नॉटिकल मील। 1 नॉटिकल मील जो है कितना होता है? तो 1 नॉटिकल मील की यदि बात की जाए तो 1.852 किलोमीटर होता है, यानी इतने के बराबर होता है। एक फैदम की यदि बात की जाए, एक फैदम कितने बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है, यानी एक फैदम जो है 6 फीट के बराबर होता है। और फैदम का काम क्या होता है? फैदम का काम होता है समुद्र की गहराई को मापना। याद रखें दोस्तों, समुद्र की गहराई को मापने के लिए फैदम का प्रयोग किया जाता है और समुद्र की लंबाई को मापने के लिए जो है नॉटिकल मील की जो है जरूरत पड़ती है, यानी समुद्र की लंबाई को नॉटिकल मील में जो है मापा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर हम नोट करके लिख लेते हैं, समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं। लिखेंगे समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं, यानी समुद्र की गहराई को जो फैदम में मापते हैं। याद रखें दोस्तों, काय में मापते हैं? तो फैदम में जो है मापते हैं समुद्र की गहराई को। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। अब बात आती है भारत को जो है समुद्र पर कितना अधिकार जो है मिला हुआ है। तो अब यहाँ पे हम समुद्र यानी पहले भारत का एक मैप जो है बना लेंगे। तो ये दोस्तों हमने एक जो है मैप बना लिया है। अब बात करते हैं तो आधार रेखा, पहले आधार रेखा खींच लेते हैं। तो दोस्तों ये है आधार रेखा। ये कौन सी रेखा है? आधार रेखा है। और यहाँ पर जो है आंतरिक जल जो है भरा हुआ है। ये कौन सा दोस्तों? ये है आंतरिक जल। आंतरिक जल जो है ये भरा हुआ है। अब यहाँ से आधार रेखा से यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर खींचना स्टार्ट करते हैं आधार रेखा से, यानी आधार रेखा से आगे को 3 लाइनें और खींच लेते हैं। 3 लाइनें, एक ये लाइन हो गई दोस्तों, और इसके बाद एक लाइन और खींच ली हमने। फिर इसके बाद दोस्तों एक लाइन और खींच लेते हैं, एक लाइन और खींच लेते हैं। तो ये अधिकार जो है भारत को मिले हैं। अब देखेंगे, यानी आधार रेखा से ये वाले क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, यानी ये कौन सी दोस्तों? तो पहले इसको लिख लेते हैं। ये है दोस्तों आधार रेखा। आधार रेखा हो जाती है ये वाली। ये कौन सी है दोस्तों? ये है आधार रेखा। और आधार रेखा से यदि बात की जाए तो ये वाला जो क्षेत्र है ये, यानी आधार रेखा से ये वाला क्षेत्र है, तो ये है, ये कितना क्षेत्र है? तो ये है 12 नॉटिकल मील। तो लिखेंगे 12 नॉटिकल मील। याद रखें दोस्तों ये वाला क्षेत्र कितना है? तो ये वाला क्षेत्र है 12 नॉटिकल मील। और इस क्षेत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है? यानी दोस्तों ये वाला जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को जो है किस नाम से जाना जाता है? तो लिखेंगे प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। याद रखिए दोस्तों, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जो है कहा जाता है। 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जो है
कहा जाता है। दोस्तों इनको जो है आगे एक एक करके जो अच्छे से समझेंगे। यहाँ पर जो है सिर्फ मैं अधिकार बता रहा हूँ, यानी आधार रेखा से जो है कितने नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो है क्या कहलाता है। अब दोस्तों बात आती है आधार रेखा से जो है ये वाला जो क्षेत्र है, यानी ये वाला क्षेत्र कितना है, ये है 24 नॉटिकल मील। आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो ये क्षेत्र है ये वाला, इसको किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? अविछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र के नाम से लिखेंगे। अविछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र इस नाम से जो है जाना जाता है, ये आपको याद रखना है। और ये वाला जो तीसरा क्षेत्र है ये कितने नॉटिकल मील है, तो यदि इसकी बात की जाए, ये जो तीसरा क्षेत्र है ये 200 किलोमीटर 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। इसको जो है किस नाम से जाना जाता है? इसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। दोस्तों किस नाम से? अनन्य आर्थिक क्षेत्र के नाम से जो है जाना जाता है। अब बात आती है ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र इसको क्या कहा जाता है? इसको दोस्तों इसको हाई सी, यानी इसको जो है उच्च सागर यानी हाई सी कहा जाता है। और इस क्षेत्र पर जो है सभी देशों का यानी सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है। इस क्षेत्र पर सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है, ये आपको याद रखना है। अब दोस्तों इसका एक बार हम रिवीजन करेंगे ताकि ये सभी कुछ जो आपको अच्छे से याद हो जाए। तो यहाँ पर हम बात करते हैं दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है भारत का समुद्री क्षेत्र। भारत के समुद्री क्षेत्र की बात की जाए तो समुद्र के कानून पर जो है संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1982 में जो है हुआ था, यानी ये कानून जो है बनाया गया था समुद्र के ऊपर, यानी जो देश या राष्ट्र जो है अपनी सीमा समुद्र के साथ लगाते हैं तो उनको जो है विशेष अधिकार जो है दिए गए थे। तो जैसे हम बात करते हैं भारत की, तो दोस्तों भारत की जो स्थलीय भाग है वह जो है टेढ़ा मेढ़ा है, और इसी के जो है सीधा करने के लिए जो है यानी आधार रेखा, तो टेढ़े मेढ़े को मिलाने वाली सीधी रेखा को जो है आधार रेखा जो है कहते हैं। याद रखें दोस्तों, यानी ये भारत का जो क्षेत्र है ये टेढ़ा मेढ़ा है और इसको सीधा करने के लिए जो है आधार रेखा जो है खींची गई। क्या? आधार रेखा जो है खींची गई है। और ये जो बीच में जो है जल भरा हुआ है इसको आंतरिक जल जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? आंतरिक जल जो है कहा जाता है। यानी स्थलीय भाग है वह आधार रेखा, दोस्तों ये वाली आधार रेखा हो गई, ये है स्थलीय भाग। इन दोनों के मध्य जो ये सागरीय जल भरा हुआ है इसी को आंतरिक जल जो है कहा जाता है। पूछा जाता है आंतरिक जल कहाँ पर है, तो आंतरिक जल जो है आधार रेखा व स्थलीय भाग के बीच जो सागरीय जल है उसी को आंतरिक जल जो है कहा जाता है। अब 1 नॉटिकल मील की यदि बात की जाए तो कितने के बराबर होता है 1 नॉटिकल मील? तो 1.852 किलोमीटर जो है 1 नॉटिकल मील के बराबर होता है। और नॉटिकल मील की यदि बात की जाए तो नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है समुद्र की लंबाई को मापने में। फैदम की यदि बात की जाए, 1 फैदम कितने के बराबर होता है? 6 फीट के बराबर होता है 1 फैदम। यहाँ पर नोट करके लिखेंगे, समुद्र की गहराई को हम फैदम में मापते हैं, यानी जो समुद्र की गहराई है इसको फैदम में जो है मापा जाता है, यानी मेजरमेंट जो है किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों भारत को जो है समुद्र पर कितना अधिकार है। तो दोस्तों आधार रेखा से एक रेखा खींची जाती है 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र, आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जो है कहा जाता है। अब आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको अविछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको दोस्तों अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। और 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र है उसको उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहा जाता है। और इस क्षेत्र पर जो है सभी राष्ट्रों का समान अधिकार होता है जिन देशों की जो है समुद्र के साथ सीमा जो है लगती है। अब देखें दोस्तों भारतीय समुद्री सीमा को जो है 3 भागों में जो है बांटा गया है, तो इसको लिख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है, तो भारतीय समुद्री सीमा को जो है 3 भागों में बांटा गया है। ये अभी मैंने आपको बताया, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, अविछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र और अनन्य आर्थिक क्षेत्र। और इनका एरिया भी बताया, ये क्षेत्र जो है कितने एरिया तक जो है इनका नॉटिकल मील तक का एरिया है। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है आधार रेखा से इसको प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र कहा जाता है। आधार रेखा से जो 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है उसको अविछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहा जाता है।
आधार रेखा से जो 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है उसको अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है, और 200 नॉटिकल मील से आगे का जो क्षेत्र है उसको उच्च सागर यानी हाई सी जो है कहा जाता है, और इस पर जो है सभी देशों का समान अधिकार जो है होता है। अब यहाँ पर दोस्तों हम हेडिंग डाल लेते हैं। कौन सी हेडिंग डालेंगे? भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है, तो लिख लेते हैं इसको। भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय समुद्री समुद्री सीमा को तीन भागों में बांटा गया है। याद रखें दोस्तों, यानी 3 भागों में जो है बांटा गया है, ये आपको याद रखना। 3 भागों में जो है बांटा गया है भारतीय समुद्री सीमा को 3 भागों में जो है बांटा गया है। तो ये 3 भाग कौन कौन से, इनके बारे में एक एक करके जो है जानेंगे। यानी दोस्तों भारतीय समुद्री सीमा को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में जो है बांटा गया है। अब यहाँ पर हम पहला भाग लिख लेते हैं। पहला भाग है, अभी मैंने आपको बताया था 12 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र है उसको प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जो है कहा जाता है। प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र। याद रखें दोस्तों, प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र की यदि बात की जाए तो इसमें क्या भारत को कौन से अधिकार मिले हैं? तो यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। लिखेंगे यह आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। याद रखें दोस्तों, यानी यह आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील तक का जो है क्षेत्र होता है, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। भारत को इस क्षेत्र जो है इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का पूर्ण अधिकार होता है। याद रखें दोस्तों, पूर्ण अधिकार जो है होता है। तो दोस्तों अब ये क्या होता है, यहाँ पे बात करते हैं। यानी प्रादेशिक जल सीमा क्षेत्र जो है यह आधार रेखा से जो है 12 नॉटिकल मील तक का जो है क्षेत्र होता है, और इस क्षेत्र पर जो है दोस्तों भारत को जो है पूर्ण अधिकार जो है होता है। यानी कहा गया है भारत को इस क्षेत्र में सभी प्रकार के संसाधनों का दोहन करने का जो है पूर्ण अधिकार होता है। दोस्तों यहाँ पर कोई भी खनिज मिलता या तेल मिलता है या कोई भी कुछ भी A to Z कुछ भी मिलता है, या क्या मिलता है, कोई भी आइलैंड खोजा जाता है, तो ये सभी किसके अंतर्गत आएगा? तो भारत के अंतर्गत जो है आएगा। किसके दोस्तों? भारत के अंतर्गत जो है आएगा। अब आते हैं दोस्तों, इसका दूसरा भाग आता है अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र। लिखेंगे इसको अविच्छिन्न मंडल एवं संलग्न क्षेत्र। तो ये दूसरा पार्ट है। अब इसके बारे में यदि जानेंगे तो ये क्षेत्र कौन सा है, तो लिखेंगे इसको भी यहाँ पे हम लिख लेते हैं। यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। याद रखें दोस्तों, यानी यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है इसको क्या कहा जाता है? इसको संलग्न क्षेत्र या अभिच्छिन्न मंडल जो है कहा जाता है। क्या दोस्तों? इसको अभिच्छिन्न मंडल जो है कहा जाता है। किसको दोस्तों? जो आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र है उसको क्या कहा जाता है? अभिच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। अब इसमें जो है कौन कौन से अधिकार जो है भारत को मिले हैं, जैसे सीमा शुल्क, साफ सफाई की जिम्मेदारी, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। लिखेंगे सीमा शुल्क साफ सफाई की
जिम्मेदारी। और तीसरा पॉइंट कौन सा दोस्तों, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। पर्यावरणीय पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार। तो दोस्तों अब इसको समझ लेते हैं। यानी अभिछिन्न मंडल एवं संलग्न क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है उसको अभिछिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र जो है कहा जाता है। इसमें दोस्तों सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी, अगर इस क्षेत्र में जो है कोई बाहर का व्यक्ति जो है मछुआरा आ जाता है तो उस पर जो है कस्टम शुल्क लगेगा, यानी सीमा शुल्क जो है लगेगा, क्योंकि वो हमारी सीमा के अंतर्गत जो है आ गया अभिछिन्न मंडल में, जिस पर जो है इस क्षेत्र में हमारा जो है अधिकार है, यानी भारत का अधिकार है। तो उस पर जो है दोस्तों सीमा शुल्क यानी कस्टम ड्यूटी जो है लग जाएगी। साफ सफाई का अधिकार, यानी जो ये क्षेत्र है संलग्न क्षेत्र, इसमें साफ सफाई की जिम्मेदारी भारत की होती है, यानी भारत जो है इसकी साफ सफाई की जिम्मेदारी स्वयं करता है। पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार, यानी पर्यावरणीय स्वच्छता का अधिकार भी जो है भारत को मिला हुआ है अभिछिन्न यानी संलग्न क्षेत्र में, याद रखेंगे। आप तीसरे पॉइंट की यदि बात करते हैं तो तीसरा पॉइंट कौन सा है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र। तो इसको भी जो है यहाँ पे लिख लेते हैं, हेडिंग डालेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र, अनन्य आर्थिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो यह आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र होता है। तो लिखेंगे आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का क्षेत्र जो होता है उसको क्या कहा जाता है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है उसको कहा जाता है। अब इसमें दोस्तों क्या, इसमें मछली पकड़ने तेल निकालने का अधिकार जो है भारत को दिया गया है, याद रखें दोस्तों। यानी इसमें मछली पकड़ने तेल निकालने का अधिकार पर नया द्वीप अगर कोई मिलता है तो उस पर अधिकार किसका होगा, उस पर अधिकार होगा भारत का। किसका दोस्तों, उस पर अधिकार होगा भारत का। तो लिख लेते हैं इसको, मछली पकड़ने तेल निकालने का अधिकार, तेल निकालने का अधिकार। और नया आइलैंड यानी नया द्वीप। तो यहाँ पे बात करते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अनन्य आर्थिक क्षेत्र की बात करते हैं तो ये आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक का जो क्षेत्र होता है दोस्तों उसको जो है अनन्य आर्थिक क्षेत्र जो है कहा जाता है। और यहाँ पर मछली पकड़ने तेल निकालने जैसे खनिज संसाधन निकलते हैं या क्रूड ऑयल निकलते हैं तो इन सभी पर जो है भारत का अधिकार होगा। और इस क्षेत्र में कोई अगर नया द्वीप यानी आइलैंड मिलता है तो उस पर भी जो है किसका अधिकार होगा, उस पर भी जो है भारत का अधिकार जो है होगा। अब इसके बाद जो उच्च सागर यानी हाई सी बचा है यहाँ सभी राष्ट्रों का जो है समान अधिकार होता है। यानी लिखेंगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का जो क्षेत्र है उसको हाई सी कहा जाता है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का क्षेत्र उच्च सागर या हाई सी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, हाई सी जो है कहलाता है। अब उच्च सी या हाई सागर पे सभी देशों का समान अधिकार होता है, याद रखें दोस्तों, सभी देशों का जो है समान अधिकार होता है। यानी उच्च सागर या हाई सी सागर जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र से आगे का होता है इस पर जो है सभी देशों का जो है समान अधिकार जो है होता है। यानी अनन्य आर्थिक क्षेत्र से जो आगे का क्षेत्र है उसको दोस्तों उच्च सागर या अपनी हाई सी जो है कहा जाता है। और इस उच्च सागर या हाई सी पर जो है सभी देशों का समान अधिकार जो है होता है, याद रखें दोस्तों, सभी देशों का समान अधिकार जो है होता है। अभी आपको याद रखना है। अब आते हैं दोस्तों भारत का भौतिक प्रदेश, फिजियोग्राफिक डिविजन्स ऑफ इंडिया। तो इसमें जानेंगे दोस्तों, यानी जितने भी थोड़ा समझ लेते हैं और इसके बारे में जो है कल को ही जो है अच्छे से करेंगे, लेकिन आज थोड़ा 2-4 मिनट है तो इसको जो है समझ लेते हैं। तो दोस्तों यानी आज वर्तमान में जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप हैं तो एक समय यानी करोड़ों अरबों वर्ष पहले क्या हुआ था, तो ये आपस में जो है सभी जुड़े हुए थे और जिनको जो है पेंजिया कहा जाता था, यानी सभी
आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है पैंजिया कहा जाता था। और जितने ये महासागर हैं ये भी आपस में सब जुड़े हुए थे, तो इनको जो है पैंथालासा जो है कहा जाता था। यानी आपस में जुड़े हुए महाद्वीपों को जो है पैंजिया कहा गया था, और जो चारों ओर महासागर थे उनको जो है पैंथालासा जो है कहा गया। और इसके बाद जो है पैंजिया दोस्तों करोड़ों वर्ष बाद जो है पैंजिया क्या होता है, पैंजिया दो भागों में टूटता है। ऊपर का हिस्सा यानी नॉर्थ वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहलाया था, और नीचे साउथ वाला हिस्सा जो है गोंडवाना लैंड जो है कहलाया था। अब इन दोनों के बीच में जब ये टूट गए तो इन दोनों के बीच में जो है दोस्तों पानी भर गया था, तो उसको जो है 33 सागर जो है कहा गया था। क्या कहा गया था? 33 सागर जो है कहा गया था। अब इसके बाद दोस्तों जो ये पैंजिया दो भागों में टूटा था, अंगारा लैंड में और गोंडवाना लैंड में। फिर इसके बाद दोस्तों ये दोनों जो है छोटे छोटे महाद्वीपों में जो है टूटते थे, और जिनके बाद जो है ये हमारे वर्तमान में महाद्वीप हैं, इन सभी की टूटने के बाद जो है ये बने थे। तो दोस्तों आज का हमारा समय जो है समाप्त हो चुका है, और उससे आगे की जो क्लास है उसको हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। यानी आज का हमारा टॉपिक जो भारत का समुद्री क्षेत्र था ये कंप्लीट हो चुका है, और कल की क्लास में जो है भारत का भौतिक प्रदेश के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।